नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसटी होम चैनल में। देखिए, आज से हम लोग जो है भूगोल विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी से संबंधित वीडियो को देखेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो सीरीज चल रही है ये क्या है। इसमें टीजीटी पीजीटी की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं उनको हम एक इस अप्रोच से देखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लाभ ले सकते हैं, और कैसे जब हम बुक की स्टडी करेंगे तो हम ये पिक कर पाएंगे कि क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जो है नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रश्नों को नहीं देखेंगे, स्पेसिफिक रूप से नहीं उनको देखेंगे। लेकिन ये है कि ये प्रश्न समान रूप से वहाँ भी उपयोगी होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उन परीक्षाओं में भी ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इस सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत का भूगोल से संबंधित जो प्रश्न आंसर है। और यह जो जिस पुस्तक से ये कराया जा रहा है, घटना चक्र की भूगोल की टीजीटी पीजीटी के सॉल्व पेपर से हम इसको करा रहे हैं। आप चाहें तो बुक को लेकर वहां से स्टडी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये भारत के भूगोल में सामान्य परिचय वाला खंड है, जहां से संबंधित प्रश्नों को हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, तो ये पूछा कि भारत का क्षेत्रफल मतलब कितना है। ये देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है: 32, 78, 263, 32, 80, 263, 32, 85, 263, 32, 87, 263। तो ध्यान क्या रखना है, देखिए 32 तो सब में सेम आ रहा है। अब चेंज कहाँ कर रहा है वो देखिए, यहाँ पे 78, 85, 80 और 87 में चेंज कर रहा है, जबकि लास्ट में 263 सब में सेम आ रहा है। तो आपको इसको देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को जो कि एकदम फैक्चुअल होते हैं इनको ध्यान रखना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपको एकदम फैक्ट है और ये एकदम याद होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ये एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसको डिटेल्ड एनालिसिस कर दिया। इस पे आगे भी प्रश्न भी दिखेगा कि कैसे अंकों के हेर फेर के द्वारा ये प्रश्न को कंफ्यूज कराने का जो है प्रयास किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग एम है, और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये 2.4% है। और यह ध्यान रखना, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत जो है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद ये भारत का स्थान कौन सा होता है, ये सातवां होता है। तो या तो ये देख सकता है कि भारत से कौन से देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, ये भी पूछ सकता है। या ये क्रम पूछ सकता है कि किस क्रम पे भारत आता है। और या ये पूछ सकता है कि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है विश्व भूगोल में कि सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देशों का क्रम क्या है। ये ध्यान देने की बात है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से देखिए वही प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखिए क्या है, 32, 87, यहाँ पे दो जगह सेम है। यहाँ पे 32, 78 भी चेंज किया और आगे ये भी चेंज किया हुआ। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है कि फिर वही आप देखिए कि क्या हमारा है, आपको क्या याद होना चाहिए। तो 32,87,263 वर्ग एम आपका ये याद होना चाहिए, जिससे कि आप कंफ्यूज में एक प्रश्न को गलत न करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है। अभी हम लोग ऊपर इस प्रश्न के देख रहे थे यहाँ व्याख्या के क्रम में कि भारत का स्थान कौन सा है, सातवां, एकदम याद रखना है। ये पीजीटी 2009 की परीक्षा में आया हुआ था, और यह प्रश्न 2011 की परीक्षा में आया था, और यह पीजीटी 2003 की परीक्षा में आया था। मतलब ये कि अलग अलग सालों में इससे क्षेत्रफल से प्रश्न क्या है, लगातार बन रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या है, भारत देश का उत्तरी दक्षिणी विस्तार तथा पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्या है। तो यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी देखिए अंकों के हेर फेर से गलती कराने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले देखिए उत्तरी दक्षिणी विस्तार को आप मार्क करेंगे कि 32, 14 दिया है, यहाँ से 33, 14 33, 14 दिया। तो इसमें है क्या, उत्तरी दक्षिणी विस्तार देखिए क्या है, ये है 32, 14 है। ये क्या है, 3,214 किलोमीटर ये भारत की उत्तरी दक्षिणी ये लंबाई है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या सेट करना है कि चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये 29, 33 है, 2,933। देख लिया, हम जानबूझ के इसको 32, 14 और 29, 33 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से याद रहता है। अपेक्षा किस तरीके 3,214, 2,933, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन में गलती होती है। लेकिन अगर आप अंक के हिसाब से देखे रहेंगे तो अंक में अगर कंफ्यूजन भी कराने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए प्रयास किया गया है, तो आपको क्लियर कट याद रहेगा। तो ये आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा। टीजीटी की परीक्षा 2001 में 11 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद फिर देखिए वही प्रश्न है, उसी हिसाब से प्रश्न है, उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है, अभी हम लोग देख रहे थे 32, 14 है, 3,214 किलोमीटर। सेम वही प्रश्न है, उसी की व्याख्या के हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि भाई भारत में है, तो भारत में हो गया, ऊपर से क्या है ये उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार से, मतलब त्रिसंगम मतलब भारत चीन और म्यांमार की सीमा पे स्थित है, स्थिर आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा। तो ये सबसे पूर्वी कस्बा क्या है, ये किबिथु है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये यूपी जीआईसी की परीक्षा में 2070 में पूछा गया था। ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह जो है क्या है, ये उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के साथ और भारत के साथ क्या है, त्रिसंगम पर स्थित है। अस्थायी आबादी वाला है, अस्थायी मतलब वो लगातार वहाँ पे आबादी क्या है, रह रही है, ऐसा नहीं कि अस्थायी रूप से रह रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये यूपी जीआईसी में भी आया है, यूपी जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा होती है उसमें भी प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया, तो इसको ध्यान से देखते हैं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिल्कुल सही बात है, बिहार पिछड़ा राज्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इसका कारण क्या दिया है, बिहार में विकास के स्तर में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। बात तो ये भी सत्य है, लेकिन अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखने की बात है। तो देखिए ये व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रादेशिक विभिन्नता है, इससे जो है पिछड़ापन हो ऐसा कोई मतलब इससे ये बात साबित नहीं होती है। तो इसमें देखिए सही क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ देखिए ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, सही व्याख्या है, और बी ऑप्शन में क्या आ रहा है, सही व्याख्या नहीं है। तो कई बार ये क्रम ए बी सी का क्रम क्या करता है, ये चेंज करता है। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पढ़े और प्रश्न आपको समझ में आ गया कि यार व्याख्या तो नहीं कर रहा है, और आप जल्दीबाजी में जैसे यहाँ पे बी मार रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सिक्वेंशियल रहता है उसमें क्या है, पहले सही व्याख्या रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, सही व्याख्या नहीं रहेगा, तीसरा क्या रहेगा, ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा क्या है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। लेकिन इस समय आयोग क्या कर रहा है, इस क्रम को भी क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर वही प्रश्न है, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, स्टेटमेंट सही है। यहाँ के विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे प्रादेशिक शब्द था और यहाँ पे क्षेत्रीय भिन्नता आ रहा है, ये भी सही है। और फिर देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे देखिए जो मैं बात ऊपर बता रहा था आपको कि ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रम उल्टा कर दिया, सही व्याख्या वाला नीचे कर दिया और सही व्याख्या नहीं है वाला ऊपर कर दिया है। तो कंफ्यूजन में गलती नहीं करनी है, यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखिए कैसे क्रम, ये अगर इस तरह से आप देखेंगे, पीजीटी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, और ये जीआईसी की परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसका मतलब इन प्रश्नों को इस हिसाब से लेके और ऊपर नीचे आयोग क्या करता है, क्रम को चेंज कर देता है। इसके बाद देखिए इंदिरा पॉइंट के बारे में प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है। तो देखिए इसमें प्रश्न जो था ये लगभग कोई आंसर इसमें सही नहीं था, इसलिए इस पे ध्यान देने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम बिंदु था, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह जो हिंद महासागर में 6 डिग्री 45 मिनट क्या 45 मिनट पे जो है क्या था, ये अवस्थित था। और उत्तरी और दक्षिणी इसका उत्तरी अक्षांश और इसका पूर्वी देशांतर क्या था, 93 डिग्री 50 मिनट 34 सेकंड पे। तो इस तरह से आप देखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड ये इसका था। और 2004 में जो सुनामी आई थी तो ये समुद्र में डूब चुका है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी इस नाम से भी जाना जाता है, कैंस किस नाम से, पिग्मेलियन पॉइंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर देखिए, इससे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूरब है, ये ध्यान रखना है। इसमें ईस्ट शब्द भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत जो है पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है, ये ध्यान रखना है। गोलार्ध को आप जानते होंगे, अगर ऐसे ऐसे आप डिवाइड किए तो ये नॉर्थ और ये साउथ, और अगर आप देशांतर केंद्रीय देशांतर से किए तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये भारत कहाँ पे है, ये पूरी तरीके से इसमें है, ये पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी आएगी। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना, हालांकि यहाँ पे सभी पूर्वी पूर्वी दिया, लेकिन आगे कहीं पे इस तरह से कंफ्यूजन कर सकता है, पूर्व की जगह 82.5 डिग्री पश्चिम भी लिख सकता है। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है। इस देशांतर के समय को देश का मानक या प्रामाणिक समय माना गया है। यह रेखा प्रयागराज मिर्जापुर आदि जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है उससे 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रीनविच समय जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर होता है, ग्रीनविच का टाइम जो होता है वो 0 डिग्री देशांतर से लिया जाता है। इससे जो ये हमारी 82.5 डिग्री केंद्रीय देशांतर रेखा है, जो कि हमारा मानक समय है, प्रामाणिक समय है, ये 5.5 घंटा क्या है, ये प्लस में है किससे, 0 डिग्री देशांतर रेखा के समय से। मतलब यहाँ पे 5.5 घंटा पहले जो है, जो भी समय होता है वो 5.5 घंटा पहले का होता है। फिर देखिए क्या है, भारत
भारतीय मानक समय और ग्रीनिच मानक समय में कितना अंतर है। तो देखिए अभी हम लोग ऊपर देखें 5.5 घंटे का अंतर है, और ये भी देखना है कि 5.5 घंटे कैसा है, प्लस में है माइनस में नहीं है, मतलब 5.5 घंटे पहले है, क्योंकि ये जरूरी है ध्यान रखने में। इससे कई प्रश्न आगे पूछे जाएंगे। भारतीय प्रामाणिक समय लिया जाता है, तो फिर वही प्रश्न है उसी किस रेखा से लिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो मैं बात बता रहा था कि पश्चिमी देशांतर भी लिखा है, पूर्वी देशांतर, तो एकदम एग्जैक्ट ध्यान रखना है, ये ईस्ट है, तो ये पूर्वी देशांतर आएगा डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसके बाद देखिए भारत ने अपनाई मानक मध्याह्न रेखा, क्या फिर वही प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्व, इसमें व्याख्या की कोई जरूरत नहीं है, ये सेम वही प्रश्न है। इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में दिए जाते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को जटिल बनाने के लिए और घुमाने के लिए। ये टीजीटी की परीक्षा 2010 में पूछा गया था। इसमें दिया है कोलकाता 88.5 डिग्री 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोलकाता में क्या होता है, प्रातः सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है। तो कब होता है ये, प्रातः 6:10 पर होता है। तो मुंबई जो कि 73.5 डिग्री पर अवस्थित है, यहाँ पर कब होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व का क्रम देखिए क्या होता है, जब 1 डिग्री देशांतर हम चलते हैं तो हम 4 मिनट का टाइम चलते हैं। क्या चलते हैं, 1 डिग्री देशांतर पर हम कितने मिनट का टाइम चलते हैं, 4 मिनट का। तो सबसे पहले यह निकालेंगे कि ये 73 डिग्री और 88.5 डिग्री का अंतर कितना आ रहा है, ये आपको जानना जरूरी है कि ये अंतर कितना आ रहा है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये तो बात यहाँ पे हो गई, और दोनों देशांतरों का अंतर कितना है, ये 15.5 डिग्री भी देखिए यहाँ पे है, 88 - 73 किया गया है, 88.5 में से, तो ये 15.5 का आ रहा है। तो 15.5 का आता है, तो अब 15.5 डिग्री घूमने में जो टाइम होगा वही टाइम जो है इसमें आएगा। तो ये टाइम कितना निकल के आएगा, 1 घंटा 2 मिनट। और देखना क्या है कि ये 28.5 डिग्री पूर्वी पे है और 28.5 ये 73 डिग्री पूर्वी पे है। तो मतलब ये वाला समय पहले है, प्लस में है, और ये देशांतर क्या है, ये माइनस में है। तो मतलब क्या है, इससे बाद में, तो कितने सूर्योदय का समय क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कितने बजे था, क्योंकि ये समय जो दिया है ये तो मानक समय के हिसाब से दिया है, किस समय के यहाँ से, 82.5 डिग्री के हिसाब से दिया है 6 बजे। तो यहाँ भी जब हम निकालेंगे तो उसी मानक समय के हिसाब से निकालेंगे। तो 1 घंटा 2 मिनट बाद होगा, मतलब 1 घंटा 2 मिनट, 6 बजे से 1 घंटा 2 मिनट बाद में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या आप 1 घंटा 2 मिनट बाद का जो समय लेगी, तो ये जो समय आएगा ये आपका, ये चूंकि यहाँ 6:10 पर हो रहा था, तो ये प्रातः 7 बज के कितने बजे होगा, 12 बजे, ये 7:12 पर जो है सूर्योदय यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है उसको फिर से एक बार रिवाइज आपको करा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हमने बताया कि 15.5 डिग्री देशांतर घूमने पर ही समय का अंतर कितना आ रहा है, ये 1 घंटा 2 मिनट है। ठीक, कैसे आ रहा है, तो हम जो बता रहे थे कि 1 डिग्री चलने पे 4 मिनट होता है। तो जब 1 डिग्री पे चलने पे 4 मिनट चलेगा, तो 15 का अगर आप निकालेंगे 15 डिग्री, तो ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया, 15 डिग्री यहाँ पे आ रहा था, आप देखिए। तो ये आपका क्या हो गया, 15 डिग्री मतलब 15 × 4 = 60, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे तो ये हो गया जो 1 घंटे आपका निकल के आ रहा था। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 15.5 आ रहा था, मतलब आधा मिनट और आ रहा था। तो 1 डिग्री का आधा जो है, 1 डिग्री का आधा 30 मिनट आ रहा था। तो ये जो 30 मिनट आ रहा था, ये अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 मिनट का आधा क्या हो जाएगा, ये 2 मिनट हो जाएगा। जब 2 मिनट हो जाएगा तो यही ये 2 मिनट जो है 1 घंटा 2 मिनट निकल के सामने आ रहा था। इसको फिर से समझ लीजिए, ये आता कहाँ से, फार्मूला जो निकल के आया है 1 डिग्री 4 मिनट का। तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री देशांतर घूम लेती है, और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न और है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये प्रश्न इसलिए यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए प्रश्न पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच स्थानीय समय का अंतर कितना होता है, लगभग 2 घंटे का होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों के देशांतरों में कितने का अंतर है, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसीलिए लगभग 2 घंटे का क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच सूर्योदय होने में या मानक समय में। क्योंकि हमारी मानक समय की जो रेखा है, 2 घंटे के समय का अंतर, क्योंकि मानक समय का जो हमारा रेखा है वो तो 82.5 डिग्री क्या है, वो हमारी फिक्स है। तो ये तो फिक्स है कि इसी के हिसाब से समय निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पे सूर्योदय क्या होगा, 2 घंटा पहले, और यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटा बाद में होगा। इसी प्रकार यहाँ पे सूर्यास्त 2 घंटा पहले और यहाँ पे सूर्यास्त 2 घंटा बाद होता है। ये कठिन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यहाँ से समझ में आएगा तो ठीक, नहीं जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको फिर से इसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछता है किस राज्य से होकर गुजरती है, और यहाँ पे पूछा है नहीं गुजरती। ये भी ध्यान रखना है कि कई बार गुजरती है पूछेगा और कई बार पूछेगा नहीं गुजरती है।
तो देखिए सबसे पहले देख लीजिए तमिलनाडु से नहीं गुजरती है, ये मैंने देखिए यहाँ पे बना दिया, ये तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ से नहीं गुजरती है। और गुजरती कैसे, ये इस तरीके से गुजरती है, मतलब अगर दक्षिण के राज्यों में आप जाएंगे तो ये आंध्र प्रदेश ही है जहाँ से ये गुजर रही है, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे तो छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, उसके जैसे पास में एमपी, एमपी से गुजरेगी, यूपी से होकर गुजरेगी, और कहाँ से, फिर ये यूपी से बाहर निकल जाएगी। तो अगर इसमें आप आएंगे और जब आंध्रा से ऊपर चलेगी तो उड़ीसा से होकर गुजरेगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर ये जो हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा ये गुजरती है। और किससे नहीं गुजरती है, जो कंफ्यूजिंग राज्य है उनमें कौन हो सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। तो कंफ्यूजन में सबसे पहले आपको कंफ्यूजन तमिलनाडु को ले सकता है, जो इस प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसके अलावा झारखंड को लेके हो सकता है कि झारखंड से गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो ध्यान रखना नहीं गुजरती है। बिहार से लेके पूछा जा सकता है कि बिहार से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, तो ध्यान रखना कि बिहार से भी नहीं गुजरती है, 5 राज्यों से होके गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार ये 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो इसका अक्षांशी विस्तार कितना है, तो अक्षांशी विस्तार अगर ये आप यहाँ पे निकालेंगे, देशांतरी विस्तार ये है, तो इसका अक्षांशी विस्तार पूछ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है कि देखिए इसमें कोई संबंध नहीं कि ये इतना है तो इतना, इसका ये कितना होना चाहिए, ये तो हम लोग को याद होना चाहिए कि वास्तव में ये कितना है। तो ये एक तरह से क्या है, अगर ये देशांतरी विस्तार हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो अक्षांशी विस्तार हम पढ़ते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि का है। तो मुख्य भूमि का भारत का देश है, ये तो फैक्ट है, इसको आपको याद करना है। ऐसा नहीं कंफ्यूज कर लैंग्वेज बनाने के लिए दिया हुआ भले, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इससे इसका कोई रिलेशन आ रहा है। तो ये आप क्या है, ये मुख्य भूमि का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है। और ये देशांतरी विस्तार तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ। और लगभग इनका जो विस्तार है वो कितना है, ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अक्षांशी और देशांतरी पर दोनों क्या है, भारत का लगभग कितना, अगर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है दोनों का कितना एक्सटेंट है, तो ये 30 डिग्री का अंतर है। मतलब 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का ये जो है, ये अंतर कितना है दोनों का, ये 30 आएगा। और यहाँ भी अगर आप ये अंतर निकालेंगे तो लगभग ये 30 आता है, तो यही बोलते हैं कि 30 डिग्री का है। इसके बाद देखिए फिर एक प्रश्न आया हुआ है, ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का टाइम क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये प्लस में है, 5.5 घंटा कितना है, 5.5 घंटा प्लस में। तो अगर यहाँ दोपहर का 1 बजा है तो जाहिर सी बात है कि भारत में क्या है, वो प्लस में ही टाइम, ये एक वाला टाइम जो है पहले ही गुजर चुका होगा। तो जब भारत में 1 बजे का टाइम पहले ही गुजर चुका, तो इस समय भारत में क्या बज रहा होगा, अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब 1 से आगे 5:30 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से आगे 5:30 आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6:30 बजे आएगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ से भी, ये तो यहाँ पे बना है कि 1 PM है, तो प्लस आगे 5.5 घंटा आप जोड़ देंगे तो ये 6:30 PM आ जाएगा, ठीक है। ये आपको रखना है 1 PM में 5.5 घंटा आपको प्लस करना, तो ये आ जाएगा। इसको समझने के दृष्टिकोण से यहाँ से देख लीजिए कि ये आपका 82.5 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका ग्रीनविच का टाइम है। अगर इधर से आप ऐसे जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, मतलब ये फिर वेस्ट वेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10 डिग्री, जैसे उदाहरण के लिए बस मैंने लिख दिया। तो आप यहाँ से समझिए कि ऐसे आपको जाने, मतलब यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा और यहाँ पे 5.5 घंटा बाद होगा। तो अगर यहाँ पे 1 बज रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दोपहर का 1 बज रहा है, 1 PM हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक तो यहाँ पहले ही बज चुका होगा, कब बज चुका, 5.5 घंटा पहले। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो इस एक में आप 5.5 जोड़ देंगे तो आपका रियल टाइम निकल जाएगा। इसी को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है कि भारत और ग्रीनविच का देशांतरी अंतर इतने का है। तो इतने का अंतर है तो 82.5, मतलब उसमें 4 का गुणा, जो कि हम लोग अभी देख रहे थे कि 1 डिग्री में घूमने पे 4.5 मिनट का समय होता है, इतना मिनट हो गया, इतना प्लस घंटे हो गया, और इसको जब आप जोड़ देंगे एक में तो सेम। तो ये एक समझने की बात है, लेकिन शॉर्ट में आप सीधे आंसर निकालना चाहें जल्दी, जिससे कि एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 PM प्लस, क्योंकि 5.5 आपको याद है कि ये प्लस में होता है, तो ये आपको प्लस करना है, ठीक है। और प्लस जैसे ही करेंगे आपका आंसर सीधे निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। देखिए यहाँ पे पूछा नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये जो त्रिपुरा, मिजोरम, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न न भी याद हो तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग एक सीधी रेखा में समझ में आते हैं। जबकि अगर आप मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर जो है ये सही जगह पे, आप मणिपुर को देखेंगे तो मणिपुर जो है थोड़ा सा आपको अलग दिशा में समझ में आएगा, ठीक है। मणिपुर अगर आप देखने जा रहे हैं तो मणिपुर थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। तो इस हिसाब से अगर आप प्रश्नों पे जाएंगे जो है, तो इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिए।
तो यहाँ पे अगर आप फिर से आप देखिए कि ये नहीं गुजरती है, तो ये जो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये जो आ रहे हैं, ये तो लगभग एक सीधी रेखा में समझ में आते हैं। मणिपुर थोड़ा सा क्या है, ऊपर आता है मैप, अगर आप मैप के दृष्टिकोण से देखेंगे। और इसमें देखिए एक तो और प्रश्न है कि ये इंपॉर्टेंट कर्क रेखा को आपको वैसे भी मार्क पढ़ते समय मार्क करके चलना है कि इससे लगातार प्रश्न बनते हैं। और देखिए क्या है कि ये लगभग 8 राज्यों से भारत से होकर गुजरती है। तो हमने यहाँ पे दो दो का सेट बनाया जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से याद हो। जैसे गुजरात, राजस्थान आप एक साथ ले लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक साथ ले लीजिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल एक साथ ले लीजिए, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले त्रिपुरा और मिजोरम को एक साथ ले लीजिए। तो ये टोटल आपका 8 राज्य हो जाएगा जिनसे होकर गुजरती है। इसका कुछ लोग फार्मूला भी बनाया है जिसको आप फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा जहाज, जैसे मित्र से मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा आ जाता है, प से पश्चिम बंगाल ले सकते हैं, आर से राजस्थान ले सकते हैं, ग से गुजरात ले सकते हैं, म से आप जो है मध्य प्रदेश ले सकते हैं, छा से छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, जहाँ से झारखंड ले सकते हैं। इस आर को एक्स्ट्रा आप काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका 8 ये जो है क्या हो जाएगा, 8 राज्य है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। फिर वही बात है कि किन से नहीं गुजरती, फिर वही प्रश्न आया हुआ। तो हमने अभी देखा कि ये राज्य आ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश उसमें नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा। फिर देखिए वही कितने राज्यों से थे, 8 हमने ऊपर ही काउंट कर लिया था, सेम प्रश्न वही आया हुआ है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद देखिए भारत में कर्क रेखा के स्थान पर द्विशुवत रेखा होती तो क्या होता। जाहिर सी बात है जलवायु पर पूछा है कि जहाँ जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात, अगर यहाँ कर्क रेखा नहीं होती, विषुवत रेखा होती, तो जैसी जलवायु विषुवत रेखी प्रदेश में होती वैसी जलवायु होती। तो विषुवत रेखी के प्रदेश की जलवायु होती कैसी है, विषुवत रेखी जलवायु आप जानते हैं वही टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है, और रेनफॉल भी क्या होती है, ये भी अधिक होती है। तो इसमें आपको ढूंढना है कहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ रहा है। ये बी में आ रहा है अधिक ताप और अधिक वर्षा, तो ये आप एकदम क्लियर कट इसमें आंसर कर सकते हैं अगर आप जलवायु को अच्छे से पढ़े हुए हैं। इसमें व्याख्या देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा से संबंधित किस नदी को नहीं काटती है। तो यहाँ पे देखिए सोन, नर्मदा, रिहंद और बेतवा। तो ये नर्मदा रिवर जो है कर्क रेखा के साउथ में ही रहती है, तो नर्मदा चूंकि साउथ में ही है, ये कर्क रेखा को पार भी नहीं करती, तो इसलिए कर्क रेखा नहीं काटती। बाकी जैसे सोन, रिहंद, बेतवा इन नदियों को कर्क रेखा काटती है। और एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि ऐसे चलती है, यहाँ से माही निकलती है और ऐसे आगे फिर ये गिरती है गुजरात में खम्बात की खाड़ी में। तो इस तरीके से ये जो है 2 बार ऐसे निकल के ऐसे 2 बार ये क्या करती है, माही नदी काटती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न जो है। उसके बाद देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको बहुत लोग गलत किए थे। ये प्रश्न जो आया था, ये 3 बार ही कश्मीर को लेकर अगर युद्ध की बात की जाएगी तो 3 बार ही युद्ध हुआ। इसको बहुत लोग चूंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध काउंट किए थे, तो इन्होंने गलती कर दी थी, इसको 4 मार दिया था। जबकि हमारा जो चौथा युद्ध था, जो एक बार इसमें जो 71 वाला युद्ध था, ये बांग्लादेश मतलब पूरी पाकिस्तान को लेकर हुआ। तो इसमें कश्मीर समस्या का कोई विशेष इसमें जो है प्रावधान में, तो कश्मीर समस्या इसमें कहीं पे दिखाई विशेष रूप से नहीं देती है। तो ये अलग बात है कि हमारा युद्ध चल रहा था कश्मीर को लेकर पहले से, लेकिन ये वाला जो युद्ध था 71 वाला डेडिकेटेड किसके लिए था, ये बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से लेके था। तो 3 जो है ये रिलेटेड थे किससे, कश्मीर से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ट्रिकी प्रश्न है, बहुत लोग इसको जब आया था तो गलत किए हुए थे।